नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। और साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है इस घटना चक्र 2023 के सीरीज में साथियों, जिसमें हम लोग बहुत ही विस्तार ढंग से पूरे के पूरे बीपीएससी का घटना चक्र का अध्ययन कर रहे हैं साथियों। और आने वाले एग्ज़ाम में आपको इस सीरीज से 100% काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है साथियों। तो आपसे उम्मीद है कि आप इस सीरीज से पूरी जुड़े रहेंगे और साथियों सारे इस क्लास को आप लोग देखते होंगे। साथियों, अभी हम लोग इस बीपीएससी के घटना चक्र का लगभग पूरा प्राचीन, पूरा मध्यकालीन, आधुनिक भारत का लगभग 2 से 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं साथियों हम। और साथियों याद रखिएगा कि बीपीएससी 2023 का जो पूर्वावलोकन है उसका साथियों हम साइंस का भी सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम साथियों आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी एक बार ज़रूर देखा करें, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। साथियों सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको साइंस में 68 में आप लोग देखे होंगे कि साइंस का जो वेटेज था साथियों काफ़ी ज़्यादा लेवल का था। और इसी को ध्यान में रखकर साथियों हम पूरे पूर्वावलोकन को चैप्टर वाइज बांट दिए साथियों, और ताकि आपको क्लियर रहे, पूरा चैप्टर वाइज माइंड में रहे। साथियों मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि सितंबर में आपका पेपर होने वाला है, उससे पहले हम आपको इतना ज़्यादा रिवीजन करवा दें ताकि आप कुछ भी ना पढ़ कर जाएँ, फिर भी आप 100% अपना कटअप बना लें। इतना तो मेरा प्रयास रहेगा साथियों। इस पूर्वावलोकन के सीरीज में हम लोग लगभग, याद रखिएगा साथियों, लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 1992 से 2022 तक के जितने भी बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं, इन सारों का हम लोग क्या कर रहे हैं साथियों, सारा का सारा हम लोग इस सीरीज में अध्ययन कर रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यह सीरीज है साथियों। आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सीरीज को शेयर ज़रूर करा करें साथियों। किसी भी ग्रुप में आप जुड़े हो, शेयर ज़रूर किया करें साथियों, ताकि हमें भी थोड़ा सा इस वीडियो को बनाने में, ऐसे कंटेंट लाने में थोड़ा हमें भी क्या लगे साथियों, अच्छा लगे कि आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइएगा साथियों। हर रोज़ इसका आपको पीडीएफ भी मिल रहा है और अदरवाइज इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। तो आप लोग टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाएं, आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है। और साथियों हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए साथियों हम लोग क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। चलिए साथियों, हम लोग आधुनिक भारत के सीरीज का अध्ययन कर रहे थे पूर्वावलोकन में, जिसमें हम लोग साथियों पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 114 तक पूरी तथ्यों के साथ अध्ययन भी किए थे। आज हम लोग साथियों 115 नंबर क्वेश्चन से बात करेंगे और साथियों पूरा डिटेल में हम लोग तथ्यों को समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि साथियों आप लोग रेडी हो गए होंगे और क्लास को आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा देखें। ठीक है, सब्सक्राइब करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन लेक्चर को पूरा देखें तभी आप कुछ चीज़ों को समझ पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए साथियों, प्रश्न कह रहा है कि भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहला प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों सुरेंद्र नाथ बनर्जी। याद रखिएगा साथियों इस चीज़ को। कथन की ओर बात किया जाए साथियों तो इसका कथन कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको जान लेते हैं साथियों। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। ठीक है साथियों, डिटेल में दम आपको यहाँ पे क्लास मिलेगा, टेंशन बिल्कुल भी ना ले साथियों। यह तत्कालिक संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी और साथियों जिसे कांग्रेस के पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान भी प्राप्त हुआ है। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन भी चलाया था साथियों, याद रखिएगा आप। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्य वर्ग को क्या किया गया था साथियों, तो प्रधानता दी गई थी। आपसे पूछा जाए कि साथियों बताइए इस इंडियन एसोसिएशन के बारे में कुछ, तो अब उम्मीद करते हैं कि आप यहां से बता पाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। साथियों वही प्रश्न फिर से आपके सामने है और इसका सही आंसर आप सभी जान रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपसे साथियों कि राष्ट्रीय कांग्रेस के से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, कौन थी साथियों, तो वह आपका हो जाएगा साथियों इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ठीक है साथियों, चलिए थोड़ा सा तथ्यों को हम लोग जान लेते हैं। तथ्य जानना बहुत ज़रूरी है साथियों। प्रश्न एक है लेकिन तथ्य से साथियों हम लोगों को 2-3 अलग अलग तरह के प्रश्न देखने को भी मिलते हैं आने वाले समय में, इसलिए तथ्य को जानना जरूरी है। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने
आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या फिर कह सकते हैं साथियों भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। यह तत्कालिक राजनीतिक संस्था में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी साथियों, याद रखिएगा, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान मिला है। साथियों, इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार मांग की और इल्बर्ट बिल विवाद की भी आंदोलन किए थे, यह भी याद रखिएगा साथियों। इन चीज़ों को हम लोग ऊपर के सेक्शन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए साथियों आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है साथियों आपसे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही आंसर आपके समक्ष इस प्रकार है साथियों, 1874 ईस्वी में, ठीक है। तो याद रखिएगा साथियों 1874 में इन्हें हटाया जाता है। साथियों 1875 में ये क्या करते हैं, तो यह आंदोलन में कूद पड़ते हैं और एक संस्था भी बनाते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। साथियों आगे बात किया जाए, कुछ तथ्य हैं जिसे ध्यान दीजिएगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICI, ठीक है साथियों, ICI परीक्षा उत्तीर्ण की थी। यही साथियों ICI आगे चलकर क्या बन गया साथियों, तो UPSC बन गया, जो आज आप सभी तैयारी कर रहे हैं, UPSC BPSC जिसका तैयारी कर रहे हैं साथियों, यही आगे चलकर इसमें परिवर्तन हो गया। साथियों इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर की गई थी। साथियों यह यहीं पर मामूली मूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटाया गया था, याद रखिएगा। इनका यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है आने वाले समय में कभी भी। साथियों नेक्स्ट कह रहा है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। साथियों इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा कि राजा राम मोहन राय जी थे, जो कि क्या किए थे साथियों, तो सबसे पहले राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध किए थे, यह पहले भारतीय थे। थोड़ा तथ्यों को हम लोग जान लेते हैं। तो राजनीतिक सुधार को लेकर साथियों विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे और उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। साथियों बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने ही दिया था साथियों, तो यह भी आप कथन याद रखेंगे। साथियों कुछ इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जान लेते हैं आगे। तो दोनों कथन को याद रखिएगा साथियों, और आपके सामने ऑप्शन जो होगा उसी को आप सही कीजिएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने की थी। साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा कमेंट में, यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया है, हम थोड़ा सा आपको डिटेल बता देते हैं, फिर आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। साथियों मद्रास महाजन सभा की स्थापना मई 1884 ईस्वी में की गई थी। साथियों किसके द्वारा की गई थी, तो बी राघवाचारी जी एवं साथियों जी सुब्रमण्यम तथा बी आनंद चार्लू द्वारा किया गया था। साथियों तो यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा, सही कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन इसका 1884 कहीं नहीं दिया गया है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बात किया जाए साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, और इसका सही आंसर 72 हो जाएगा साथियों। 72 प्रतिनिधि से साथियों कैंडिडेट ने क्या किया था साथियों, इसमें भाग लिया था। साथियों इसमें यह भी बताना है कि इसमें अधिवेशन में महिलाओं की संख्या कितनी थी, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे कह रहा साथियों तथ्य कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम द्वारा की गई थी, ठीक है, आप सभी को पता होगा, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। साथियों इनका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में हुआ था साथियों, याद रखेगा। और यहीं पे इस कांग्रेस संस्था का क्या होता है साथियों, स्थापना भी होता है, यह भी कथन याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि साथियों कांग्रेस का जो संस्था का स्थापना वह कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था साथियों, विद्यालय में हुआ था, यह याद रखिएगा साथियों। साथियों इनमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे, यह भी बिल्कुल
साथियों याद रखिएगा, पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो उमेश चंद्र बनर्जी थे। WC बनर्जी भी इन्हें शॉर्ट में कहा जाता है। इनके प्रथम महासचिव स्वयं A.O. ह्यूम थे साथियों, यह भी याद रखेंगे। चलिए, कह रहा है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष इस प्रकार है। ध्यान दीजिएगा साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो साथियों इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा 1885 में। ठीक है, चलिए साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम की थी, और जो कि एक अवकाश अधिकारी थे। साथियों ये सभी चीज़ हम लोग देख चुके हैं पिछले वाले स्लाइड में। चलिए आगे हम लोग बात कर दें, तो आगे साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने, तो A.O. ह्यूम ने। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। थोड़ा सा डिटेल में हम आपको बता देते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों, एलन ऑक्टोमियम ह्यूम भारतीय सिविल सेवा, इनका पूरा नाम एक याद रखिएगा साथियों, A.O. ह्यूम का पूरा नाम यह है। ठीक है, सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे साथियों, यह भी याद रखिएगा। 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। ठीक है साथियों, इसे ही क्या कहा गया, तो आगे चल के इसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा गया। याद रखेंगे इस चीज़ को। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की कि साथियों दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के 6 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ठीक है साथियों, तो इस कथन को याद रखेंगे। लेकिन साथियों याद रखिएगा, कुछ और भी इंपॉर्टेंट है कि साथियों पुणे में हैजा फैलने जाने के कारण सम्मेलन का स्थल बदल दिया गया। आपसे इतना डीप में अगर भी पूछा जाए तो आप इस चीज़ को बता सकते हैं साथियों। ठीक है, तो कहाँ हुआ साथियों, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला बम्बई का में कर दिया गया साथियों। ठीक है, क्यों हुआ आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा साथियों, पूना में होने वाला था, पुणे में, लेकिन वहाँ पे हैजा की बीमारी अधिक मात्रा में फैल गई थी। इस कारण से तत्कालिक क्या किया गया साथियों, जगह का बदला किया गया। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है आपसे कि साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो कि 28 दिसंबर 1885 को होता है, और इसी सम्मेलन में साथियों दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर साथियों इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है साथियों कि किस महान व्यक्ति के सुझाव पर, किस स्वतंत्रता सेनानी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया साथियों, या फिर भारतीय महासंघ का नाम बदला गया, तो आप रखेंगे, याद रखेंगे साथियों, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, चलिए कह रहा है साथियों आगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, और साथियों इसका बार बार एक ही चीज़ बताया जा रहा है, A.O. ह्यूम। ठीक है, दोहराया गया प्रश्न काफ़ी है साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह सेक्शन आपके लिए है। चलिए, कहता है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, कौन थे, तो याद रखिएगा साथियों, वो आपका असैनिक सेवक हो जाएंगे। ठीक है, असैनिक सेवक हो जाएंगे, या सैनिक नहीं थे, असैनिक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। साथियों इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था साथियों, जबकि आपको पता होना चाहिए कि यहीं पे सबसे पहले इसकी स्थापना होती है, और उसी सन क्या होता है साथियों, इसका प्रथम अधिवेशन भी हो जाता है 28 दिसंबर 1885 को। चलिए नेक्स्ट कथन कह रहा है साथियों आपका, जो कि इस प्रकार आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जो कि 1885 में की गई थी। एक ही चीज़ कई बार दोहराया गया है, तो आप लोग इस चीज़ को देख लेंगे। टेलीग्राम पे आपको PDF डिटेल में पूरा दे दिया जाएगा, टेंशन ना लें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने साथियों, कई बार यह प्रश्न दोहराया गया है, तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको इसके बारे में ज़्यादा फैक्ट बताने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ वही है साथियों, बार बार इसलिए आपको ये चीज़ ना भी बताएं तो आप लोग थोड़ा समझ जाएगा। वही हम बता दिए साथियों, लगभग 2 बार हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को समझिएगा साथियों। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। साथियों A.O. ह्यूम थे, याद रखिएगा, कई बार यह प्रश्न दोहराया जा रहा है, तो साथियों इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, कौन थे, तो साथियों असैनिक सेवक थे। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो साथियों याद रखिएगा कहाँ हुआ था साथियों, तब बम्बई में हुआ था। पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे हैजा का बीमारी फैला हुआ था। ठीक है, चलिए
आगे बात किया जाए साथियों, तो आगे आपके सामने इस प्रकार से प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, और इसका सही आंसर आपका दादा भाई नेहरूजी हो जाएंगे। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। चलिए थोड़ा कथन को हम लोग देख लेते हैं। साथियों, कथन बताने का मेरा सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य यह है कि अगर मानकर चलिए आपसे प्रश्न दोहराया ना जाए, पिछले बार जो प्रश्न पूछा गया है वह प्रश्न मानकर चलिए आपसे ना आए, लेकिन फिर भी साथियों उस टॉपिक से अगर कोई प्रश्न आएगा तो आप 100% सही कर पाएंगे। इसीलिए साथियों हम आपको उसके बारे में भी कुछ 2-4-5 लाइन डिटेल में लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। साथियों ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। 85 में पहला अधिवेशन और 86 में 1 वर्षों के बाद होता है साथियों, याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरूजी करते हैं। इसी अधिवेशन में साथियों इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय होता है। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन का और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या होता है साथियों, इस अधिवेशन में विलय होता है। तो याद रखिएगा साथियों इस चीज़ को। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार के प्रश्न। साथियों इसके अतिरिक्त दादा भाई नेहरूजी ने साथियों 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन तथा वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी करते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष इस प्रकार है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1924 ईस्वी। ठीक है साथियों, थोड़ा इस पे हम लोग बात भी कर लेते हैं। साथियों दिसंबर 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा महात्मा गांधी कौन से अधिवेशन करते हैं, तो 39वां। इस चीज़ को भी याद रखिएगा साथियों। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा एक निश्चित किया गया था साथियों कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। ठीक है, और इस अधिवेशन में साथियों गांधी दास समझौता को अनुमोदित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चीज़ को याद रखेंगे कि इस अधिवेशन में क्या क्या बात किया गया था, इस अधिवेशन में किस चीज़ की अनुमोदित की गई थी, तो इस कथन को भी आप याद रखेंगे। साथियों उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। साथियों आगे कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। साथियों अभी जस्ट हम आपको ऊपर में क्वेश्चन दिए थे कि आपको बताना है कि कांग्रेस अधिवेशन में महिलाओं का क्या भागीदारी था। साथियों तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रथम, अगर पूछा जाए तो श्री एनी बेसेंट हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। सॉरी, श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएगा साथियों, थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे। श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएगा साथियों प्रथम अगर पूछा जाए तो। लेकिन वहीं पे अगर पूछा जाए साथियों, ठीक है, वहीं पे पूछा जाए आपसे कि प्रथम भारतीय महिला अगर, तो याद रखिएगा साथियों सरोजनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वहाँ पे आप करेंगे सही, श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा साथियों यहाँ पे चीज़ों को। चलिए, सरोजनी नायडू साथियों प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी क्या थी साथियों, राष्ट्रवादी नेत्री थी साथियों। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वर्षीय अधिवेशन में वो क्या किया था साथियों, तो कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। यह भी याद रखेगा। महात्मा गांधी कब बने थे, तो 39वें अधिवेशन में। सरोजनी नायडू कब बनी, 40वें अधिवेशन में। कोई दिक्कत। चलिए, कह रहा साथियों वे महात्मा गांधी का विश्वास पात्र और निष्ठा भाव सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, यह भी याद रखिएगा। ठीक है साथियों, वर्ष 1947 से 49 में यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही, तो यह भी कथन याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों हमारे भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सिर्फ जेंट्स का ही नहीं बल्कि महिलाओं का भी, फीमेल का भी उतना ही कहीं ना कहीं योगदान था, इसलिए इस चीज़ को याद रखिएगा आप सभी। चलिए आगे कहा जा रहा है साथियों आपसे
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस संस्था पर हुआ था, स्थान पर हुआ था साथियों? तो याद रखेगा बांकीपुर। ठीक है, बांकीपुर में हुआ था साथियों, याद रखेंगे। चलिए, कह रहा साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 ईस्वी में बांकीपुर, जो कि बिहार में आप लोग देख सकते हैं साथियों, बिहार का बांकीपुर विधानसभा है। ठीक है, तो बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर एन मुधोलकर ने किया था साथियों, और यह बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बिहार से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए याद भी रखेंगे आप सभी, थोड़ा सा इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस अधिवेशन में एओ होम को कांग्रेस का पिता कहा गया था, तो यह भी कथन याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में एओ होम को भारतीय कांग्रेस का पिता कहा गया था? तो याद रखेंगे साथियों 27वां अधिवेशन में कहा गया था, जो कि बिहार के बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था? बहुत ही फेमस पुस्तक है साथियों, और यह है दादा भाई नौरोजी जी का यह पुस्तक है, जो कि बहुत ही फेमस पुस्तक है साथियों। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं, इसे याद रखिएगा साथियों। इसी पुस्तक में इन्होंने सबसे पहली बार क्या किया था? तो भारत का धन निष्कासन सिद्धांत को उल्लेख किया था, यह भी कथन आप लोग याद रखिएगा। चलिए, कहा जा रहा है नेक्स्ट आपके सामने कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। साथियों, यह कथन सर सैयद अहमद खां का था, यह आप लोग याद रखिएगा। 1888 ईस्वी में साथियों सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा यूनाइटेड इंडियन पेट्रोटेक एसोसिएशन का स्थापना किया था साथियों, यह याद रखिएगा, जिसका स्पष्ट उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निफल करना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। सैयद अहमद खान ने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, न ही यह अनेक द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था। तो इस कथन को आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका क्या किया जाए, सहायक बनो। यह किसका कथन है साथियों? यह कथन बहुत ही फेमस है, और जब हम आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ाए थे तब भी आपको यह कथन कई बार बताए थे, और इसका सही आंसर क्या है? तो आपका याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा साथियों, सी इसका लॉर्ड कर्जन क्या कहते हैं साथियों? तो लॉर्ड कर्जन कहते हैं, याद रखिएगा साथियों। यह भी याद रखिएगा कि लॉर्ड कर्जन शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सपोर्टर भी होते हैं। ठीक है, यह भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा, लेकिन बाद में यह पलट जाते हैं। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, कुछ कथन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथी के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है। ठीक है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 ईस्वी में कर्जन ने कहा था, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि इसके शांतिपूर्ण निधन के लिए इसका सहायक बनो। साथियों याद रखिएगा, इस कथन को बहुत इंपॉर्टेंट है। 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। तो यह भी याद रखिएगा साथियों कि कांग्रेस के सबसे बड़े विरोधी अगर कोई थे तो वह कौन थे? तो वह लॉर्ड कर्जन थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? साथियों इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिटन के समय में हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा कथन को। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीय को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि दी गई थी। किसे? तो भारतीयों को। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीयों को क्या उपाधि दी गई थी? तो राय बहादुर और खान बहादुर। साथियों
प्रारंभ में दिए गए था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में लॉर्ड लिटन ने के काल में पारित किया जाता है, यह भी याद रखिएगा। आपसे यहाँ पे 2 प्रश्न बन सकता है। साथियों, अधिकतर नरमपंथी नेता थे वो कैसे थे, तो याद रखिएगा साथियों, वह अधिकतर जो थे वह शहरी क्षेत्र के थे। ठीक है साथियों, इस चीज़ को याद रखेंगे आप सभी। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप लोग काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं साथियों, तो थोड़ा सा आप लोग 1 मिनट दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। उदारवादी राजनीतिक या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता यथा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वचा, व्योमेश बनर्जी और सुनेंद्र बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्र से संबंध रखते थे। ठीक है, इस काल में कांग्रेस पर क्या था, तो समृद्धशाली मध्यवर्गीय और बुद्धिजीवी का जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे। साथियों, आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस जो संस्था थी वह किन किन लोगों से मिलकर बनी थी, तो याद रखिएगा साथियों, उसमें सभी जो लोग थे साथियों वो कहीं ना कहीं समृद्धशाली लोग ही मिलकर बनाए थे कांग्रेस को। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा साथियों। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षक रहे थे। और साथियों, कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई संपर्क भी नहीं था। ठीक है साथियों, इसीलिए शुरुआत काल में कांग्रेस थोड़ा सा कमज़ोर रहती है। ठीक है, फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। ठीक है, परंतु साथियों, उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और इन्हें व्यक्त करें और इनके उपचार का प्रयत्न भी करें। तो साथियों, यह सब कथन आपको बहुत कम ही मुल्क में मिलेगा। तो साथियों, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ बताया जा रहा है आपको। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं थे। साथियों, उग्रपंथी की बात की जा रही है तो आप सभी को पता होगा कि उग्रपंथी कौन थे और कौन नहीं थे। तो साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे साथियों, यह उग्रपंथी नहीं थे, यह नरमपंथी थे। बाल गंगाधर तिलक की अगर बात की जाए तो यह उग्रपंथी थे। उधम सिंह की अगर बात की जाए तो यह भी कहीं ना कहीं उग्रपंथी के ही आते थे साथियों। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे के संबंध के रखते थे। वह समभाव और मृदु न्याय प्रिय में विश्वास रखते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश में पूर्णता जो उत्तेजना के वन बंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बने थे। ठीक है, अब बताना यह है साथियों कि आपको कि गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे वो कौन थे। गांधी जी के गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे यह कमेंट में आपको बताना है। हम जब पढ़ाए थे साथियों आप सभी को भारतीय राष्ट्रीय पुनर्जागरण के बारे में, तो साथियों हम उस चीज़ में भी बताए थे, लेकिन आप सबको अगर नहीं समझ में आएगा तो हम कमेंट में आपको बता देंगे, टेंशन ना लें। ठीक है, लेकिन आपको पहले बताना है इस आंसर को साथियों। उसके बाद कह रहा है इन्होंने साथियों 1889 ईस्वी के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच में राजनीतिक में भाग लिया। और साथियों 1897 ईस्वी में इन्होंने वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त बेलवी सहयोग के क्या किया साथियों, सम्मुख साक्ष्य देने को कहा था। यह भी याद रखिएगा साथियों। वर्ष 1902 में वह बम्बई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए थे। यह भी याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में यह सभी थे साथियों, तो याद रखेंगे आप सभी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे नाम पूछा जाए कि बताइए सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा साथियों, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचार तैयार करना था।
प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने बी श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, एस एम जोशी, पंडित हर दयानाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक को क्या किया साथियों, पैदा किया। एम सी सितमलवाड़, एस बी एन राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रयाग सदस्य थे साथियों, याद रखिएगा। चलिए, कह रहा है कि 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो जो काम किए गए हैं सब कुछ आपको डिटेल में बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को। नेक्स्ट है कि रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा है? साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? क्या आप लोग बताइए फटाफट, इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा गया है, याद रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ देखिएगा साथियों कि रजनी पामदत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा है। साथियों, कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी, यह भी याद रखिएगा। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग, गांधी इरविन वार्ता। इसके अतिरिक्त साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्रता की लड़ाई का भी किया था, तो याद रखिएगा इन चीज़ों को। ठीक है, चलिए आगे है। चलिए नेक्स्ट कह रहा साथियों आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। साथियों, याद रखिएगा इसका सही आंसर 1906 के बाद था। ठीक है, क्या हुआ था साथियों, 1906 में 1905 में आप सभी को पता होगा सूरत अधिवेशन होता है। उसी में साथियों इस संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट पड़ जाते हैं और 2 खेमे में बढ़ जाती है। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव बढ़ता। साथियों, गर्म दल का नेतृत्व कौन करते हैं, तो प्रमुख कांग्रेसी नेता बाल गंगाधर तिलक करते हैं। लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया था। इन्हीं नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया था और तिलक ने नारा भी दिया था साथियों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो यह कथन याद रखिएगा। ये कथन किसका है, तो याद रखिएगा साथियों, यह कथन साथियों बाल गंगाधर तिलक का है। चलिए, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाते हैं। कब जाने जाते हैं साथियों, जब वह क्या होता है, जब साथियों वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने। क्या साथियों, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर के केस में से अभियुक्त बनाया, या फिर साथियों उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू की थी। साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई दिया हुआ है, तो याद रखिएगा ई। लेकिन डिटेल में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पे डिटेल में आपको समझाते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रेड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया था, यह आप सभी को पता होगा। तिलक की दोषी पाए गए और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। साथियों, जब वे जेल से बाहर आए तो वे राष्ट्रीय नायक, नेशनल हीरो के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इस तरह किसी एक घटना का नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, तो यह याद रखिएगा साथियों। इसी क्रम में आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा साथियों, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? साथियों, इसका सही आंसर होगा आपका अरविंदो घोष, याद रखिएगा साथियों। ठीक है, चलिए जान लेते हैं थोड़ा अरविंद घोष के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे उनके बारे में कुछ कथन है। अरविंद घोष कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहला, वह गर्म दल के 4 स्तंभ लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। ठीक है,
गर्म दल के कितने स्तंभ थे आपसे पूछा जाए, 4 स्तंभ। कौन कौन, तो यहाँ पे आप नाम को बता सकते हैं। साथियों 1893 से 94 ईस्वी में अपने लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है और अराष्ट्रवादी और पूर्णतः असफल रही है और इसकी शासकों को अप्रसन्न करने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को क्या किया जा रहा था, तो कायरता की संज्ञा दी गई थी। तो इस कथन को भी आप लोग याद रखिएगा साथियों, पूछा जाएगा कि यह कथन किसका है, तो अरबिंदो घोष का है। इसके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली थी। तो साथियों आपसे पूछा जाएगा कि किसने कहा है कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली थी, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1908 में पुलिस द्वारा मणिकल्ला उद्यान में छापा मारकर साथियों जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनमें से अरबिंदो घोष भी एक थे। ठीक है, उस पर अलीपुर षड्यंत्र के करने के मामले में मुकदमा चलाया गया था साथियों, और अरबिंदो घोष को 1 वर्ष के लिए सजा दी, किंतु वे साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में साथियों वे आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए और तथा साथियों पौंडीचेरी को में जाकर बस गए थे। यह भी कथन आप लोग याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जो पौंडीचेरी में जाकर बस गया था और वह संन्यास धारण कर लिए थे, तो याद रखेंगे साथियों इनके बारे में। साथियों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे 15 अगस्त 1906 ईस्वी को इसका सही कथन हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा साथियों, भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई थी। ठीक है, थोड़ा सा साथियों मेरा गला दर्द कर रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं हम कहीं मिसिंग कर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करते चलिएगा चीज़ों को। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम स्थापना 8 नवंबर 1905 ईस्वी को रंगपुर नेशनल स्कूल में की गई थी। ठीक है, आगे बात की जाए तो साथियों 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। पूछा जाएगा कि नेशनल NCE का स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, तो आप बताएंगे साथियों इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय साहित्य वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन करना। ठीक है, 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो नाम याद रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है। साथियों इसका सही आंसर आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में जान लेते हैं। उग्रवाद के 4 प्रमुख स्थल जो कि अभी जस्ट हम लोग देख लिए साथियों, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ये साथियों में बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उन्होंने कांग्रेस की अनुवन विनियम नीति की आलोचना की। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराएं तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है साथियों, तो ये बहुत ही फेमस कथन है साथियों, याद रखिएगा। उसके पश्चात दादा भाई नौरोजी तथा गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे, जबकि MG रनाडे समाज सुधारक थे। ठीक है साथियों, तो यह कथन याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी। साथियों कांग्रेस के नरम दल के जो नेता थे वह क्या थे, तो असहयोग या फिर अनुकूल परिस्थिति क्या थी साथियों, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है साथियों क्या था, राजा बांध्य आंदोलन। अर्थात इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजबाध्य आंदोलन कॉन्स्टिट्यूशन एगिटेशन था। वो मतलब संविधान की बात करते थे, वो शांति समझौता पे विश्वास करते थे। ठीक है, सीधा बात किया जाए तो अर्थात प्रशासन में भारतीय की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता की उत्पन्न करना चाहते थे। साथियों याद रखिएगा इनका इस कथन को। शेर पंजाब के नाम से
से इनमें से कौन मशहूर थे? साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय को शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। इसमें आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा कथन की और बात किया जाए तो साथियों लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से जाने जाते हैं, याद रखिएगा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता थे तथा साथियों पूरे पंजाब के प्रतिनिधि भी थे। बहुत बड़ी बात थी साथियों। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय लाला जी लाठियों के प्रहार से घायल हो गए थे। परिणाम स्वरूप 27 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो जाता है। ठीक है साथियों, और इन्हीं के देहांत के पश्चात कई साथियों आपको पता होगा कि भगत सिंह पे कितना ज़्यादा इनका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। चलिए, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? साथियों अभिनव भारत से आपका वीडी सावरकर है। इनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है। साथियों यह भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए, कह रहा है कुछ इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। साथियों अभिनव भारत स्थापना वर्ष 1904 में, संस्थापक नासिक जो कि महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है साथियों, स्थापना कहाँ हुआ था? तो नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, और संस्थापक वीडी सावरकर है। ठीक है साथियों, वीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर के नाम से प्रसिद्ध हैं, याद रखिएगा। इनका पूरा नाम यही है, शॉर्ट में इनको यह कहा जाता है। इनके द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही साथियों वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तन हो गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों, इन चीज़ों को आपसे पूछा भी जा सकता है। साथियों आगे है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? साथियों मुजफ्फरपुर की बात है और इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1908 में। थोड़ा डिटेल में अगर बात किया जाए तो यहाँ देखिए, यहाँ डिटेल में आपका है साथियों 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और साथियों प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था। ठीक है साथियों, यह सबसे युवा क्या थे साथियों? सबसे युवा क्रांतिकारी थे, जो कि लगभग साथियों यह आप मुझे डिटेल पूरा अभी याद नहीं है कंफर्म, लेकिन साथियों 18 या 21 के बीच में ही साथियों इनका क्या हुआ था, इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। तो साथियों यह याद रखना है आप सभी को कि सबसे युवा या क्या थे, क्रांतिकारी थे जिनका फांसी हुआ था। प्रफुल्ल चाकी और किंग्सफोर्ड के भी दोनों मिलकर किए थे। किंग्सफोर्ड बच गया था और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर केनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई थी साथियों। इस की दुख में यह क्या किए थे साथियों? तो प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी साथियों। और ये बहुत ही क्या कह सकते साथियों, अपने ही साथी, अपने ही समर्थक और कहीं ना कहीं बेगुनाह को का मृत्यु हो जाने के कारण यह क्या हुआ था साथियों, प्रफुल्ल चाकी बहुत टूट गए थे, इसलिए वो आत्महत्या कर लिए थे। यह भी याद रखिएगा। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर उन्हें फांसी दी गया था साथियों। यह भी कथन आप लोग याद रखेंगे। चलिए, कह रहा है आगे के बात है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है? साथियों राष्ट्रवादी समाचार पत्र कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है साथियों, यह क्या है? तो यह राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है, याद रखिएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है। इसके अतिरिक्त द हिंदू और बंगाली दी महर्ता समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाला एक समाचार पत्र है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए, कह रहा है साथियों कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई थी? साथियों इसका सही कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? डी, यंग इंडिया जो थी साथियों, यह क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई पत्रिका थी साथियों। यंग इंडिया क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। सॉरी साथियों, यहाँ पे प्रश्न क्या था? जुड़ी नहीं थी। क्षमा चाहेंगे साथियों, थोड़ा सा हम नहीं देख पाए थे, तो साथियों थोड़ा सा हम क्षमा चाहेंगे, आप सभी से माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, कह रहा है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो साथियों यंग इंडिया जो थी वह नहीं जुड़ी हुई थी, याद रखिएगा। चलिए साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा। साथियों यह तो जो थी पत्रिका नहीं जुड़ी हुई थी साथियों, इसका पत्रिका का संपादक महात्मा गांधी जी द्वारा
किया गया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक्स कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी। साथियों, इस संस्था ने गदर नामक अखबार भी निकाला था, यह भी आप सबको याद रखना होगा, जिसे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया था। साथियों, गदर पार्टी आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा। और गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था, आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्या हुआ, भारत में हुआ था या फिर विदेश में हुआ था? ठीक है, यह बताइएगा आप लोग। युगांतर तथा संध्या पत्रिका भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी, याद रखेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधार के संपादक के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। साथियों, इसका सही संयोजक क्या है? तो साथियों याद रखिएगा, जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और गंगा प्रसाद वर्मा, और साथियों अंतिम गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ सभी के हम लोग देख लेते हैं कौन कौन संपादक थे और कौन कौन से समाचार पत्र थे। द हिंदू साथियों जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा, केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा के द्वारा और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा संपादित किया जाता था साथियों, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए, कह रहा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा था? साथियों अभी जस्ट हम आपको बताए थे यह कथन किनका था, तो बाल गंगाधर तिलक का था। जब यह क्या होते हैं, जब यह गरम दल की स्थापना करते हैं इन लोग मिलकर, जब यह कांग्रेस से अलग हो जाते हैं तब। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था साथियों क्या, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है साथियों, तिलक राजनीतिक उग्रवाद तथा आक्रामक राष्ट्रवाद में विश्वास रखते थे। इन अधिवेशन में उग्रवादी की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा साथियों तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। यह समझौता साथियों लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है, यह भी याद रखेगा साथियों। कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी जाना जाता है, तो यह कथन याद रखेगा साथियों। और साथियों 1905 में क्या होता है, तो गरम दल और नरम दल दो अलग अलग क्या होती है साथियों, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग संगठन में विभाजित हो जाती है। और उसके पश्चात 1916 में फिर इन दोनों में क्या हो जाता है साथियों, इन दोनों एक साथ मिलकर काम करने लगते हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है, यह भी याद रखिएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। साथियों दोहराया गया प्रश्न है, सही आंसर इसका आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। ठीक है, यह मैडम भीखाजी रुस्तम कामा कौन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। चलिए, मैडम कामा का जन्म 24 दिसंबर 1861 को हुआ था। उनके पिता पारसी थे साथियों और सोराबजी प्रेम जी पटेल उनके पिता थे। ठीक है, उनका विवाह रुस्तर के आर कामा से हुआ था, जो कि वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा भी की थी साथियों, यह भी याद रखेंगे, बहुत डिटेल में यहाँ बताया जा रहा है। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपीय बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। और साथियों 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में साथियों क्या होता है, तो इस में उन्होंने क्या किया था, भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम लहराया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा, यहाँ फहराया था। यह झंडा कलकत्ता का फ्लैग, कलकत्ता का झंडा के नाम से भी परिवर्तित के रूप में था साथियों। और इन्हें भारतीय क्रांति की माँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। इतिहास में ऐसे लोगों को कम ही जिक्र मिलता है।
इस चीज़ को याद रखिएगा साथियों, ठीक है। भारतीय क्रांति की माँ, मदर ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म का किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा साथियों। मैडम कामा ने भारत में के लिए त्रिवर्गीय स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था, साथियों इसका सही आंसर स्टुअर्ट गार्ड हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अभी जस्ट हम ऊपर की स्लाइड में आपको बताएं, मैडम कामन ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था, साथियों स्टुअर्ट गार्ड में फहराया था। लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक कौन थे, साथियों इसका सही आंसर श्यामजी कृष्ण वर्मा हो जाएंगे, सही आंसर याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा साथियों, फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। इन्होंने इंडियन हाउस की भी स्थापना की थी और साथियों यहाँ के एक समाचार पत्र सोशलिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया था। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ के पेरिस और अंततः जेनेवा भी चले गए थे, इस चीज़ को याद रखिएगा। साथियों बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। साथियों याद रखिएगा, बंग भंग आंदोलन के बाद स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। यह स्वदेशी आंदोलन क्या था, थोड़ा सा इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। साथियों ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय के घोषणा कर दी थी, आप सभी को पता होगा। इस घोषणा के बाद साथियों कई बहुत ही अधिक रूप में क्या हुआ था साथियों, बंगाल में साथियों इसका विरोध किया गया था और बंगाल की नहीं बल्कि भारत के अन्य कई देशों में साथियों कई प्रांतों में इसका विरोध किया गया था, ठीक है। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई थी। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी के कारण साथियों बाद में बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ किया गया था। साथियों 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावित हुआ था, यह भी याद रखिएगा। साथियों बंगाल विभाजन के बारे में एक दो कथन और भी है, साथियों याद रखिएगा। यह स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया था साथियों, इसी समय रक्षाबंधन का भी त्यौहार मनाया गया था, साथियों यह भी याद रखिएगा। पहली बार राखी बांधकर लोग एक दूसरे को क्या किए थे साथियों, तो भाईचारा का संदेश दिए थे, यह भी याद रखिएगा। दूसरा कथन है साथियों कि इसी आंदोलन के तहत क्या किया गया था साथियों, तो गंगा में डुबकी लगाने की भी बात की गई थी, यह भी कथन याद रखिएगा। और भी महत्वपूर्ण कथन है साथियों, लेकिन अभी आप लोग इतना ही याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे कथन हैं साथियों जो कि हम आपको बता सकते हैं, लेकिन सब बताएंगे साथियों धीरे धीरे, पेशेंस बनाए रखें। यहाँ पे आपको पूरा विस्तार से आपको हर सब्जेक्ट में महारत हासिल करवा देंगे, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था, साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा 1911 में, ठीक है साथियों। इसी समय क्या होता है साथियों, तो इसी समय आप सभी को पता होगा कि साथियों थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है, एक मिनट हम बताते हैं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट कथन है, पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में क्या किया जाता था, तो दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था, ठीक है साथियों। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया, साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, आपसे पूछा जाए कि अपना भारत का राजधानी दिल्ली कब बना, तो याद रखिएगा साथियों 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है, दिल्ली दरबार के तहत, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। साथियों घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया और उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया साथियों, ठीक है, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको यह भी बताना है साथियों कि दिल्ली दरबार कितने बार लगाए गए थे, क्या एक बार था, 2 बार था, 3 बार था या फिर 5 बार था,
या फिर कोई नहीं, आपको बताना है साथियों, यह आंसर आपको देना है। क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? प्रस्ताव का उद्देश्य था कि स्वशासन सुनिश्चित करना, इसका उद्देश्य था साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस ने स्वराज संबंधित प्रस्ताव का सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की थी। साथियों याद रखेंगे, वर्ष 1905 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया गया था साथियों, और इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधित प्रस्ताव भी पारित किए गए थे, यह भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट कह रहा है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है। साथियों इसका कथन क्या है? तो याद रखिएगा साथियों, इसका सब हो जाएगा क्या? कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, इसलिए उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ डिटेल में जान लीजिएगा चीज़ों को। तो याद रखिएगा साथियों, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथी का अपने राजनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था, ठीक है। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया था। नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी राजनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस न कर सकें कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को व्यवहारिक बना दिया था। साथियों याद रखेंगे, आगे कह रहा है कि नरमपंथी और गर्मपंथी की सोच और क्या था साथियों, सोच और अनुमान पारंपरिक मतभेद के दृष्टिकोण से और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से दोनों से ही अलग थी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा साथियों। नरम दल और गरम दल की परिभाषा आपको ही दिया जाए तो याद रखिएगा साथियों, उनमें किसी भी तरह का मतभेद नहीं था, बस मतभेद था तो वैचारिक मतभेद था। उनके कार्य करने की जो विधि थी साथियों, उनके कार्य करने की जो शैली थी वो अलग थी, ठीक है। इतना याद रखिएगा। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गर्मपंथी के भय के कारण ही उनके बातचीत कर रही है, और गर्मपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं, ठीक है साथियों। फलस्वरूप वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है साथियों, और यहीं से गरम दल और नरम दल का उदय होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह किसने लिखा है? साथियों इसका सही होगा W हंटर के द्वारा यह कथन लिखा गया है। साथियों थोड़ा जान लेते हैं। तो साथियों W हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है साथियों, और इनका पुस्तक याद रखना होगा आप सभी को। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? साथियों इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? B 1924 हो जाएगा, ठीक है। जान लेते हैं, देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के लिए उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारी ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया। साथियों याद रखेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक की अगर बात की जाए तो सतीन्द्र चंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद थे। साथियों याद रखेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है साथियों, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? तो हम लोग अभी ऊपर के सेक्शन में देख लिए, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। और रद्द कब की गई थी? तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को, ठीक है। ध्यान दीजिएगा साथियों, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्रिटिश संसद में कब रखा गया? तो 3 दिसंबर 1903 को। इसकी औपचारिक घोषणा कब की गई? 20 जुलाई को। साथियों कुछ स्रोतों के माध्यम से इसे 19 जुलाई भी कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन में जो भी रहेगा, 20 जुलाई रहेगा तो 20 करेंगे, 19 रहेगा तो 19 सही करेंगे, ठीक है।
1905 को की गई थी। इसका उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को क्या करना था साथियों, विभाजित करना था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी रूप से हुआ था। इस दिन को रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाया था साथियों। अभी जस्ट हम ऊपर के सेक्शन में बताए थे। और साथियों इसी दिन को क्या किया जाता है, भारत में काला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है। करजन बाई ली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था साथियों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, ए कह रहा है मदन लाल हिंगड़ी। इसका सही आंसर धिंगरा साथियों, धिंगरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। करजन बाइगली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल धिंगरा ने गोली मार दी थी साथियों। बाइली भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त किए गए थे और साथियों 17 अगस्त 1909 को मदन लाल धिंगरा को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो साथियों यह था कुछ इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि आपके समक्ष आज हम इसमें क्लास में रखे हैं। कल साथियों हम आगे के सेक्शन में आगे की क्लास में बात करेंगे आगे का प्रश्न। कैसा लग रहा है सेक्शन आप सभी को बताएं। अगर अच्छा लगा रहा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि कमेंट ज़रूर करें साथियों, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप सभी से हम सही रूप से कांटेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, हम सही चीज़ आपको दे पा रहे हैं या नहीं। प्लीज़ आप सब कमेंट किया करें। ठीक है, और टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाएं, आपको वहाँ पे PDF मिलेगा। ठीक है साथियों, तो विस्तार से यहाँ पे क्लास करने के लिए हर सब्जेक्ट का आप हमारे चैनल को फॉलो कर दें और अपने सभी साथी अपने सभी मित्रों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं साथियों। मेरा एक ही उद्देश्य है, आपको बेहतर नॉलेज देना। आप सहयोग करें साथियों, आप अधिक से अधिक इस चैनल पर लोगों को लाएं ताकि हमें भी हौसला मिल सके, हमें भी अच्छा लगे। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।